राजनीति ऐसी हो जिसमें नीति हो, राज न हो। और बाबूजी यानी पंडित रमाकांत तिवारी कुछ ऐसे ही थे। वो बहुत सहज थे। क्षेत्र में बच्चा मतलब आज अगर आप राजनीतिक व्यक्ति को कोई कुछ जानता होगा, उससे अगर आप बाबूजी कह देंगे तो वो लोग जान जाएंगे कि ये पंडित रमाकांत तिवारी के लिए बोल रहा है। कभी भी वो परिवार के बारे में राजनीति को जोड़े नहीं। वो यही कहते थे कि मेरा कार्यकर्ता क्या करेगा, जब हम अपने बच्चों को आगे करेंगे, बच्चों से बात करके काम करेंगे, तो मेरा कार्यकर्ता क्या करेगा। या मेरे मुंह से निकल गया कि बाबूजी ऐसे थे, तो ये नहीं बताना पड़ता कि मैं पंडित रमाकांत तिवारी के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग समझ जाते हैं कि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। अन्याय किसी के खिलाफ हो रहा हो, बिना किसी आवाहन के वो उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए तत्पर हो जाते थे। मिलने जुलने में मैं तो ये मानता हूं उनसे सहज नेता मैंने तो नहीं देखा, लोगों ने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। मैं उनको पहलवान के रूप में पहले से जानता था और दुनिया उनको पहलवान के रूप में ही वो अच्छे ख्यातनामा अपने क्षेत्र के ही नहीं पूरे जिले और संभाग के बड़े पहलवानों में से थे। चाक घाट से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है ढूंढी, जहां पर एक साधारण से किसान परिवार में पंडित रमाकांत तिवारी का जन्म हुआ। वहाँ से ये स्वस्थ शरीर था और इन्हें कुश्ती का बहुत शौक था और कुश्ती लड़ते थे, लड़ाते थे और पहलवान तैयार करते थे। इसलिए इन्होंने कई दंगल जीते, कुश्तियाँ लड़ी और अपने कई ऐसे शागिर्द बनाए जो शरीर के माध्यम से अपने ऊर्जा को आगे बढ़ाने में काम किया। वहीं से इनके मन में सामाजिक क्षेत्रों के प्रति लगाव बढ़ा। क्षेत्र के लोग इन्हें पहलवान भैया के नाम से जानते थे और ये प्रथम बार चाक घाट कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष बने। मंडी के अध्यक्ष बनते ही इन्होंने उसमें तमाम सुधार किए, किसानों का एक हौसला बढ़ा। आसपास के इलाके में उनकी शोहरत बढ़ने लगी। उस शोहरत के नमूने के तौर पर उन्होंने एक मंडी का चुनाव लड़ा। मंडी के चुनाव के समय में हम तो उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने नयापन होने के बावजूद भी स्थापित नेताओं को अच्छी खासी टक्कर दी थी। परिणाम तो उनके विपरीत गया था, लेकिन राजनीति की शुरुआत वहां पे उनकी हुई। जब ये पहली बार चुनाव लड़े, इनके पास केवल मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल से इनका चुनाव प्रचार होता था। ये मोटरसाइकिल से यात्रा करते थे। विधायक बनने के बहुत दिन बाद तक दूसरे मित्रों ने इनको वाहन दिया और उसी वाहन से क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। नहीं तो एक इनकी मोटरसाइकिल थी और एक लमरेटा स्कूटर था, वही इनके क्षेत्र में भ्रमण करने का माध्यम हुआ करता था। इनकी न्यायप्रियता, स्पष्टवादिता के कारण ये धीरे धीरे इतने लोकप्रिय हो गए कि इन्हें जनपद पंचायत का चुनाव लड़ाया गया। जनपद पंचायत उस समय त्योथर और जवा अलग अलग नहीं थे, एक ही में था। इनका जो जनपद था वो ककरहा से लेके डभौरा तक त्योथर जनपद के रूप में जाना जाता था। कुंवर कुठिला और वो दोनों लोग लड़े जनपद का चुनाव और
श्रीनिवास तिवारी आकर के वोट डाल दिया और एक वोट से वो चुनाव हार गए। लेकिन ये हारने के बाद इनके चेहरे में शिकन नहीं आई। तत्पश्चात कृषि उपज मंडी चाकघाट के निर्वाचन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और अच्छे खासे मतों से उनको विजयश्री अर्जित हुई। छोटे छोटे चुनावों के बीच में जो उन्होंने काम किया, जो इज्जत अर्जित की, उसकी शोहरत राजनीतिक हलकों में बढ़ने लगी। और उसी दरमियान हेमवती नंदन बहुगुणा जी कांग्रेस नेतृत्व के वैमनस्य की वजह से, अनमन की वजह से उन्होंने एक नए पार्टी दलित किसान मजदूर प्रजा पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया। और बहुगुणा जी के मार्गदर्शन में उनकी पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी से इन्हें पहली बार 1985 में चुनाव लड़ने का अवसर मिला। उस समय मध्य प्रदेश में कुंवर अर्जुन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी और चौथर क्षेत्र के आदरणीय अरुण कुमार मिश्रा जी इनके साथ चुनाव लड़े। टिकट मिला तो हम लोग बाने जब रमाकांत का नाम सुने कि रमाकांत दलित मजदूर किसान पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्षेत्र में बड़ी प्रसन्नता हुई। जो उनको पहचानता था तो ठीक है, जो नहीं पहचानता था, नाम सुने था, वो भी जो प्रसन्न हुआ। हम लोग जो है तो साइकिल से उनका प्रचार करते थे, जाते थे, दादा वोट चाहिए, हाँ ठीक है बेटा रमाकांत तिवारी को वोट देंगे। तो हम कहते दादा उधर गरुड़ महाराज भी लड़े, खानदानी जो है तो माने आप लोगों के है गुरु। कहे नहीं नहीं, राजनीति अलग है, गुरु घराना अलग है, हमको अच्छा नेक आदमी चाहिए। रमाकांत तिवारी बिना पद का काम करते हैं, जब पद में आ जाएंगे तो क्षेत्र का विकास होगा और जो है तो कार्य होगा। और उस समय चूंकि कांग्रेस का अच्छा खासा वातावरण था, काफ़ी टक्कर के बावजूद भी लगभग 142 वोटों के अंतराल में वो चुनाव हारे। लेकिन ये हारने के बाद इनके चेहरे में शिकन नहीं आई। हम लोग वहाँ पर जो है तो काफ़ी दुखी हुए, रो रो करके अपने घर आ गए। उन्होंने कहा दुख मत मानिए, ये हमारे साथ जो है जो कुछ छलवा हुआ है तो यह सार्थक है। इसी बीच में साल गुजरा और हेमवती नंदन जी बहुगुणा की मृत्यु हो गई और उनकी पार्टी का नेतृत्व उनकी पत्नी श्रीमती कमला बहुगुणा जी के हाथ में आया। चूँकि बहुत विशाल व्यक्तित्व इनका नहीं था, लेकिन उन्होंने पार्टी को कांग्रेस के साथ विलय करने का निर्णय लिया। और उस विलय के दौरान चूँकि बहुगुणा जी के परिवार से इनकी इतनी पैठ थी, इतना पारिवारिक संबंध हो गया था, उन्होंने समझौते के तहत चौथर की टिकट इनको दिलाई। उन्हीं के साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। ये वाकया 1990 का है। हम लोग कांग्रेस पृष्ठभूमि के आदमी थे। कांग्रेस पार्टी में इनके आने से हम लोग अपने आप को चौथर क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में देख रहे थे। रमाकांत तिवारी की कीर्ति जनसेवा से अर्जुन सिंह जी भी प्रभावित रहे। आदरणीय कुंवर साहब तिवारी जी से एक क्षण के लिए मुलाकात किए और उनके अंदर न जाने कौन सी ऐसी प्रतिभा देखी कि बाद में रमाकांत तिवारी जी, आदरणीय हमारे तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी में जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। और 90 के चुनाव में नवंबर महीने में हुआ था तो इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता भी था। 2 चुनाव यहाँ से लड़े, एक में जीते, एक में पराजित हुए। फिर राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला, उस राजनीतिक घटनाक्रम के तहत कभी इन्होंने अर्जुन सिंह के साथ जो नई पार्टी बनी थी कुंवर अर्जुन सिंह की,
उसमें चले गए तिवारी कांग्रेस में। भेद तो आखिर कुछ न कुछ भेद तो जरूर है, नहीं तो हम कांग्रेस छोड़ के ही क्यों आते। भाजपा में सम्मिलित हुए तो भाजपा जो कहती है, जो आश्वासन देती है, वो करती है, और कांग्रेस में इस चीज का थोड़ा सा अभाव था, इसलिए हम भाजपा में आ गए। और उससे भी उनको लगा कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ इस पार्टी में रह करके हम संघर्ष नहीं कर सकते, या जनता जनार्दन की विकास उन्नति की बात हम नहीं कर सकते। इन्होंने अपना ठौर ठिकाना भारतीय जनता पार्टी में बना लिया, और परिणाम ये आया कि हम और रमाकांत तिवारी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। 1998 का चुनाव हम उनके खिलाफ लड़े, वो हमारे खिलाफ लड़े। काउंटिंग के समय हम पराजित हुए, वो जीते। तो उन्होंने सांत्वना के लिए मुझे मेरी पीठ को थपथपाया और कहा, कौशलेश निराश न हो, राजनीति में होता रहता है, आगे भी कभी न कभी मौका मिलेगा। बीच में एक चुनाव हमको टिकट नहीं मिली पार्टी की, लेकिन 2008 में एक बार पुनः हमारा उनका आमना सामना हुआ कांग्रेस पार्टी का। चूंकि त्योंथर तहसील की जो राजनीतिक इतिहास कहा जाए या परिस्थिति, दो सबल लोगों का एक साथ टकराहट की वजह से बहुजन समाज पार्टी को यहां मौका मिला। चुनाव कैसा भी हो, जीत हार किसी की भी हो, उस सबको साथ में लेकर चलते थे। यूं ही नहीं, सब उन्हें बाबूजी कहते थे। वो सच में बाबूजी थे। मुझे अभी 2013 के चुनाव का याद है, मैं नाम नहीं लूंगा। एक व्यक्ति ने उनका बहुत विरोध किया, और वो सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। गांव के कार्यकर्ताओं को भी और उनको भी बहुत अनाप शनाप बोला। उन्होंने चुनाव के दौरान, सौभाग्य से बाबूजी चुनाव जीत गए। वहां के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित थे कि अब बाबूजी जीत गए, अब हम इसका ट्रांसफर करा देंगे। लोग बाबूजी से मिले, बाबूजी ये बहुत चुनाव में आपका विरोध किया, हम लोगों को भी गलत शब्द बोला, आपके बारे में भी बहुत गलत सलत बोला, इसका ट्रांसफर करा देते हैं। सहज भाव से उन्होंने उन लोगों को समझाया कि अब मैं जीत गया हूं, उसकी ये सजा है कि उसने मेरा विरोध किया और मैं जीत गया, यही उसकी सजा है। और ट्रांसफर कराना किसी को आप मानते हो कि ये पनिशमेंट है मेरा विरोध करने का, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और कह के उन्होंने टाल दिया। आज भी वो वही है। वो चुनाव जीतने के बाद वो किसी को विरोधी नहीं मानते थे कि नहीं, इसने मेरा असहयोग किया या मेरा सहयोग नहीं किया तो इसका ट्रांसफर करा दें। वो चुनाव जीतने के बाद सबसे मित्रवत हो जाते थे। हाँ, अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल ज्यादा रखते थे, लेकिन बदले की भावना उनके अंदर, मैं 98 से जुड़ा हूं उनसे, मैंने कभी उनके अंदर ये नहीं देखा कि कभी किसी ने उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कर दिया, चुनाव में सहयोग नहीं किया तो किसी से बदला लेंगे, बदले की भावना। ऐसा चुनाव जीतने के बाद वो समान भाव से सबको देखते थे। ऐसा कभी संकोच न करना। वोट तुम किसी को दिए हो उससे मतलब नहीं, ना होता वोट तुम उसको न देते, वो उसको न देते, हमको न मिलता, तो फिर जीत हार के फैसला कैसे होता। लेकिन हो तो हमारा ना, त्योथर तहसील के जितने भी हो वो तो हमारा हो, इसलिए संकोच न करना। तो हम लोग तो देखते थे जब वो जीतते थे तो जो वोट नहीं देता था वही पहले रहता था। चलते तो थे, लेकिन एक भीड़ के साथ चलते हैं। देखते तो थे, मगर सबको एक नजर से देखते थे। और सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही उनके प्रिय थे काफ़ी लोग, लेकिन गरीबों का एक जो झुकाव था, जो लगाव था सदैव, तो गरीबों के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, शायद इससे गरीबों का इतना बड़ा जुड़ाव था कि यहाँ अगर उनके घर में आया जाए तो देखा जाता था तो कम से कम 600-700 लोगों की पर डे भीड़ रहती थी। और सबसे बड़ी विशेषता माननीय रमाकांत तिवारी जी में थी कि उनके घर के दरवाजे की कुंडी कभी नहीं बंद होती थी, और ना ही कोई व्यक्ति उनके घर का ये कहता था कि आप जा कहाँ रहे हो। सीधे व्यक्ति आया और
सो भी रहे तो पैर हिलाए, बाबूजी, खटाका उठ गए। 2 बजे रात, 3 बजे रात, 4 बजे रात, उनने कभी जनता के लिए अपने दरवाजे को बंद नहीं किया। आप घर में अंदर दरवाजे में इंटर करिए, अगला कमरा उनका, आप नॉक करिए उनका वाला कमरा, तो वही खोलते थे। कई बार तो बाहर वाले दरवाजे में, बाहर वाले बरामदे में अगर कोई नहीं लेटा है और किसी ने नॉक किया तो अंदर वाले कमरे से उठ के आते तो दरवाजा खोलते थे और सहज रूप से सबकी बात सुनते थे, सबके बारे में, और बहुत ही पॉजिटिव सोच थी उनकी। मेरी शादी जब हुई, जब मैं यहाँ आई, तो इस घर को देख करके जिस तरह से बाबूजी का इतना नाम था, उसके हिसाब से घर इतना सामान्य था कि मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि जिसका समाज में और लोगों के प्रति इतना मान सम्मान हो। और उसके बाद जब घर पे दुल्हन के रूप में मैं यहाँ आई तो मैं देख के हैरान थी कि इतने भी साधारण लोग हैं। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो है नाम के साथ घर जो है मैच कर रहा हो। लेकिन घर एक खपड़े से बना हुआ रसोई था और कमरे 4-5 कमरे थे, ज़्यादा मतलब कमरे भी नहीं थे। मतलब कोई भी ये चीज़ नहीं, चमक दमक नहीं दिख रही थी कि मतलब इस प्रकार से है। और ये देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और गर्व भी हुआ कि आज भी ऐसे लोग हैं कि जो चमक दमक में नहीं है, यथार्थ में जीते हैं। और उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। हमने कहा कि बाबूजी से, एक बार मैंने कहा कि बाबूजी जैसे नाम है उसके हिसाब से घर भी होना चाहिए, तो कहें नहीं, घर के लोगों में अपनापन होना चाहिए, ना कि घर अच्छा होना चाहिए। घर तो लोगों से बनता है, परिवार से बनता है। और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, त्योता क्षेत्र मेरा पूरा परिवार है, जिसको संभालते संभालते मुझे घर की तरफ देखना ही नहीं पड़ा। कभी भी वो परिवार के बारे में राजनीति को जोड़े नहीं। वो यही कहते थे कि मेरा कार्यकर्ता क्या करेगा जब हम अपने बच्चों को आगे करेंगे, बच्चों से बात करके काम करेंगे, तो मेरा कार्यकर्ता क्या करेगा। उन्होंने 3 चीजें और बताया है कि पहले शास्त्र, वेद शास्त्र, और उसके बाद शुभचिंतक जो अपने हों, इनसे 2 लोगों से राय लेने के बाद फिर आत्मचिंतन करके किसी भी निर्णय को करना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो कोई व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता, ये वो कह के गए। सर्वहारा वर्ग के वो नेता थे, कोई एक जात के नेता नहीं थे। अगड़ा पिछड़ा, ST SC हर तरह वर्ग के लोगों का समर्थन उनके साथ हमेशा रहा है। गरीबों के लिए ज़्यादा हिचकस। हाँ, कोई भी काम हो, झूठ मत बोलो उनके सामने। उनका एक पहला आचरण था कि हमसे झूठ मत बोलो, जो भी किए वो सच बोलना। हाँ, सही बोलोगे तो हम तुम्हारा काम पूरा करें, और झूठ बोलोगे बाद में हमको मालूम हो बहुत नाराज। ये बात थी बाबूजी से अंदर, ये चीज सहनशीलता और बड़प्पन का बहुत बड़ा असर था उनके पास। कोई आदिवासी आता था तो भी सोफे में बैठता था, अगर कोई जैसे राजा भी आता था तो वो भी जो है सोफे पे ही बैठता था। गरीब जाने लगे तो पूछे भाड़ा किराया लिए हो, 100 रुपये उसको निकाल दे देते थे और वो चला जाता था। हर कोई व्यक्ति इधर से निकलता था, वो बाबूजी से मिलना है, बाबूजी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए थे। सब लोग उन्हें बाबूजी के नाम से कहते थे, एक सम्मानित और संबोधन था उनका। मैं गया, बैठा कि उसी समय एक व्यक्ति जो गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग का लग रहा था, अब वो आते ही बाबूजी से बड़ी जोर आवाज़ में, नाराज़गी भरे शब्दों में उलझ गया। बाबूजी ने थोड़ा कहा, लेकिन वो इतना उलझा कि उनकी बात नहीं सुनना चाहता था। उनको लगा कि इसमें काफ़ी आक्रोश है, वो चुप हो गए, शांत हो गए। जो भी उसको बकना था, जो भी कहना था, जो भी उलाहना देना था, वो सब बक गया। वो मौन होकर सुनते रहे। जब उसकी अंदर की ग्लानि निकल गई, वो थक गया, अब वो समझ गए कि इसके अंदर की पीड़ा बाहर निकल चुकी है। तब उन्होंने मुस्करा के कहा कि अरे फलाने भाई बैठ जा, पहले पानी पिया।
उनका एक संबोधन, वो द्रवित हुआ, बैठ गया, उसको पानी पिलाया, लड्डू दिया, फिर उसकी बात सुनी और उसको समझाया। जो कानूनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, बाधाएं थी, उससे उनको संतुष्ट किया कि तुम, आपके काम में ये बाधा है, ये दिक्कत है, या ऐसा नहीं है कि मैं मन से आपके कार्य को नहीं करना चाहता। इस प्रकार से उनके संबोधन, उनकी बातों से वो पूर्णतः संतुष्ट हुआ और आंसू बह गई, रोने लगा। बाबूजी ने उसे संतुष्ट किया, वो चला गया। मैंने एक प्रश्न किया कि आपको इतना भला बुरा इसने कहा, इतना उत्तेजित हुआ और आपने, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, उसका मेरे ऊपर अधिकार है, उसका मेरे ऊपर एक विश्वास है जो मेरे और उसके बीच का संबंध है। हमारे और उसके बीच का संबंध केवल विश्वास का है और मैं उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। ईद में हुआ, होली में हुआ, यहाँ ज़्यादातर होली समारोह में पहुँच जाते थे। कभी कभी ईदों में जो है तो वहाँ भी पहुँच जाते थे मिलने के लिए। जैसे घरे घर न जाके एक जगह जैसे हम लोग नमाज पढ़ के चलें तो भैया वहीं पहुँच जाते थे, सबसे भेंट हो जाता था। जब नहीं गए कहूँ, अगर बाहर हैं तो आए तो उससे मिल लेते थे घूम के। लगाव बहुत बड़ा था उनको हर किसी। उन्होंने कभी राजनीति के कारण किसी भी व्यक्ति को अपना विरोधी नहीं माना। विरोधी को भी सम्मान देते थे, समर्थक को तो देना ही चाहिए। और इन्हीं कारणों की वजह से 4 विधानसभा के चुनाव यहाँ पर वो जीतते रहे। कभी उन्होंने टिकट के लिए कि मुझे भाजपा प्रत्याशी बना दे, इसके लिए उन्होंने कभी आवेदन नहीं दिया किसी को, कभी नहीं दिया। टिकट दे दो ये कहने किसी के पास कभी नहीं गए वो। पार्टी स्वतः ही उनको प्रत्याशी बनाती थी। 2008 वाला चुनाव वो हार गए, किसी कारण बस जाति समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी मंत्री थे, लोगों को अपेक्षाएं ज्यादा थी, ईमानदार आदमी थे वो, किसी से एक लेना ना देना दो, तो इस वजह से वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के 6 महीने बाद, 1 साल बाद पूरा क्षेत्र बाबूजी 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 रटने लगा और लोग ये कहने लगे कि बड़ी भूल हुई। और अगली बार वो 2013 का चुनाव बड़े ही सहज रूप से 10,000 वोट से जीते। ये उनकी, लोग घर आके ये कहने आते थे, मुझे याद है कई लोग जो लोग बताते थे कि मैंने 2008 में आपको चुनाव वोट नहीं दिया बाबूजी, गलती हुई, लेकिन इस बार हम लोग सब पूरा घर परिवार, नात रिश्तेदार, इष्ट मित्रों सहित आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे, आपको चुनाव जिताएंगे। और वही हुआ। बाबूजी 2013 में बहुत अच्छे मतों से, लगभग 10,000 से ऊपर मतों से वो विजयी हुए। जितनी भीड़ इनकी रैलियों में आती थी, क्षेत्र में उतनी भीड़ किसी भी नेता के बुलावे पर कभी नहीं आई। इनके एक आह्वान पर लोग ट्रैक्टर से, स्कूटर से, पैदल इनकी रैलियों में दौड़े चले आते थे। यूं ही नहीं, लोग इन्हें बाबूजी कहते थे। वो सच में बाबूजी थे।
हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे और जब चुनाव होते थे तो पर्चा भरने के दौरान जब आदरणीय रमाकांत तिवारी जी की रैली आती थी तो पूरा रीवा शहर भर जाया करता था और लोगों में चर्चा रहती थी कि आज रमाकांत जी की रैली आई है चाक घाट से। तो अलग ही दिखता था उनका जो समर्थकों का रेला आता था। इसी प्रकार से जब काउंटिंग होती थी तो उस समय रात रात भर काउंटिंग चलती थी, तो उस समय भी रमाकांत जी जब आते थे तो उनके आगे पीछे जो हुजूम दिखता था। चौथा बालाघाट सेकेंडरी स्कूल में जगह नहीं रहती थी, जगह नहीं रहती थी। इन्हीं सब बातों की, इनकी रैलियों के कारण ही ये तो कोई सीएम आए हैं इतनी कोई भीड़े नहीं इकट्ठा कर पाता था। दरअसल में आम आयाम जो है इनके आचरणों से बिल्कुल मुरीद थे, माने एकदम इनको भगवान मानते थे। यार रमाकांत तिवारी की रैली हो, चला चले हो यार रमाकांत तिवारी की रैली है, यार रमाकांत तिवारी का लच्छेदार भाषण सुने हुए। भाषण फिर मैं कवित्व, कहावत, श्लोक, चौपाई हर के साथ इनका भाषण होता था। एक बार यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था भारत बंद का। उसमें एक अधिकारी आए और अधिकारी ने कहा कि आपके पास इतना अपार जन समुदाय है, समूह है, क्या आपको खतरा नहीं लगता कि इस भीड़ से कोई व्यक्ति कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े। तिवारी जी ने कहा हमारी भीड़ किराए की नहीं है, हमारे सब अनुशासित साथी हैं, हमारी भावनाओं को समझने वाले हैं। एक बार उनके साथ मुझे आंदोलन करने का भी मौका मिला और जनता की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याओं को लेकर था और मुझे भी बुलाया था उन्होंने। कांग्रेस की सरकार थी और उस समय मैं देख रहा था कि जब वो अधिकारी वाला ज्ञापन वगैरह लेने आए थे तो तिवारी जी मर्यादा में रहते हुए जिस तरह से बात करते थे तो सामने वाले अधिकारियों के पसीने छूटते थे। वो पसीना इसलिए नहीं था कि रमाकांत तिवारी वजह से कोई उनको व्यक्तिगत रूप से उनसे डर था, उनके पीछे जो जनसमर्थन रहता था उसके कारण एक बड़ा दबाव रहता था और मांगे तो जनता की समस्याओं से जुड़ी रहती थी तो उसका समाधान भी फटाफट होता था। ऐसा लगता था कि जैसे क्योंथर की जनता जनता नहीं, उनके अपने घर के लोग। यूं ही नहीं, लोग इन्हें बाबूजी कहते थे। सच में त्योंथर की जनता के लिए बाबूजी थे। अमीर गरीब, छोटे बड़े, जात पात से अलग हटकर सबको अपना बनाते थे। यूं ही नहीं, इनको सब बाबूजी कहते थे। बड़ी भयानक बाढ़ चढ़ी थी, अपन लोग डभौरा में उतरे और तो ये रास्ता ही सब बंद था। डभौरा से उतर करके आए जवा, भयानक बाढ़ थी, यहाँ से लेकर जनकहाई तक पानी ही पानी दिख रहा था। उस समय 32 गांव प्रभावित थे। पूरा पानी जो है यहाँ अमाओं से लेकर के और रायपुर मोड़ तक पूरा लबालब थे गांव। कुछ गांव ऐसे थे जिनमें हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जा रहा था। विधायक जी ने कहा यार मसूदन, अब जनकहाई हम चलब। आप ताजुब करेंगे 15 किलोमीटर नाव में विधायक जी बैठे, उस समय विधायक थे, विधायक बैठे, विधायक जी बैठे, हम बैठे, एक सीओ थे ऋषिमुन द्विवेदी, सीओ बैठे और थानेदार थे कमलेश दुबे, कमलेश दुबे थानेदार थे। 4 लोग बैठे प्रेम नारायण मिश्रा जनकहाई के, और 10 पेटी उसमें रखी गई क्या, पार्ले बिस्कुट। और यहाँ पर उन्होंने हलवाई बुला करके पूरी का पैकेट बनवा के पूरे लोगों को वितरित कराया। वो संयोग था, उस समय भी मैं सरपंच था। वो गाड़ी लेकर के गए और पूरे लोगों को, उस समय खाना तो मिलता नहीं था, पूरे लोगों को खाना खिलवाया। 15 किलोमीटर तक पानी ही पानी, इसके बाद जनकहाई गांव था। हमको तो बड़ी डर लग रही थी, लेकिन कहीं डराते हैं यार, कैसा आदमी है, डरते हो, क्या हो जाएगा, चलो बैठो। और श्याम सुंदर तिवारी वो था गनमैन,
डर वो भी रहा था, लेकिन चलो बैठो। बड़ी नाव थी, 15 किलोमीटर चलाकर डोंगरी हम लोग जनकहाई गांव पहुंचे। पता लगा कि जनकहाई के उत्तर महाना के किनारे एक माने केवटों की मल्लाहों की बस्ती है, वो चारों तरफ से घिरी हुई है और उनके पास कुछ नहीं है खाने के लिए। आप ताजुब करेंगे, 8 बजे रात फिर डोंगी चली और उस टोले में पहुंच करके उनको खाद्य सामग्री दी गई और खाद्य सामग्री देकर अपन लोग फिर 9 बजे रात जनकहाई आए। मतलब इस प्रकार उनके में निर्भीकता थी और पब्लिक के प्रति उनका लगाव था। अगले दिन पानी कम हुआ, फिर चल दिए साहब पैदल। समझ लीजिए कि लगभग 15 किलोमीटर पैदल, ये कीचड़ गुठुआ भर कीचड़ में 15 किलोमीटर पैदल चलकर अपन लोग भंजवा आए। पहले पूरा इलाका तेउसर विधानसभा में था, 12 टोला भंजमा उन्होंने पैदल यात्रा कराई। हाँ भी थे, हम तो थक कर रेज हो गए, लेकिन अब क्या करें, विधायक जी थे, उनके साथ चलने पड़ता था। तो इस प्रकार वो इतने हिम्मती थे जिसकी कोई सीमा नहीं। हिम्मत उनमें बहुत तगड़ी थी। वो एक मसीहा था जो मुझे रास्ते में मिल गया, वरना ये सफर अधूरा ही रह जाता मेरा मकान अधूरा, मेरी मुनिया की पढ़ाई और फिर बड़की की शादी भी तो करनी थी। कभी किसी का कच्चा मकान बनवा दिया, कभी अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा दिया। ये रास्ते ऐसे ही लोगों के मिलने से मंजिल तक पहुंचते हैं, वरना ये सफर अधूरा ही रह जाता। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए ललक उठती है विपत्ति में, जैसे कोई पिता अपनी संतान की विपत्ति में देखकर तड़प उठता है, वो भाव तिवारी जी का अपने जन के लिए था। एक ललक, एक तड़पन उनके चेहरे पर दिखती थी कि हमारे लोग विपत्ति से घिरे हैं, हम सो कैसे सकते हैं। एक बार एक बीमार आदमी था, खाट में पड़ा था, उसको अब बाढ़ आ गई और उसको ले जाना था कि अस्पताल कैसे ले जाएं। तो उन्होंने चारपाई निकलवाई। निकलवाने के बाद सारे लोग मिलकर के और सब लोग जो है 3-4 लोग चारपाई को पकड़े और बाबूजी कहें कि तुम लोग उधर से आओ, मैं इधर से आता हूँ। और वो बीच नदी में जा करके और खाट पकड़ करके निकलवा करके उसको अपनी जीप में लाद करके ले गए हॉस्पिटल और ले जाकर उसका इलाज कराए। वो बच गई। उसके बाद उन लोगों ने देवता की तरह बाबूजी को पूजा। हम लोग बोले भैया तेउथर का पुल बहुत परेशानी होती है आने जाने में। कभी लोग कल्पना करते थे, हम लोग भी छोटे थे तो बोले कि इतने रस्सी का बांध निकल जाता है, वहाँ पुल संभव नहीं है। उसको भी बनवा के माननीय रमाकांत तिवारी जी ने तेउथर के लिए इतिहास काम किया और तेउथर पुल का ऐतिहासिक काम किए, जो कि तेउथर विधानसभा में ये नहीं था कि ये पुल बनेगा, उन्होंने कार्य किया। इतने विकास कार्य हुए, जैसे अपने गढ़ी की पुल, कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि गढ़ी का पुल भी बनेगा। उसको भी बनवाने का कार्य रमाकांत तिवारी जी ने किया। परसिया रोड में कभी हमने डामर नहीं देखा, उसको भी बनवाने का काम माननीय रमाकांत तिवारी जी ने किया। अपनी शंकरगढ़ से आज भी टीएस देखा जा सकता है कि टीएस उसका कब जारी हुआ। और रमाकांत तिवारी जी की चंद्रपुर से शंकरगढ़ पहुंच मार्ग और रमाकांत तिवारी की जो देन है, उसको टीएस का दिनांक भी पढ़ा जा सकता है। और चंद्रपुर चनेला जो पुल है, जब थोड़ा सा भी पानी आता था वो पुलिया डूब जाती थी। वो पुल बनवाने का श्रेय भी माननीय रमाकांत तिवारी जी को जाता है। लोनी में अक्सर ऐसा हुआ करता था कि चंद्रपुर से जब चाक घाट की ओर आते थे तो अपन उसमें ये स्थितियां होती थी कि चूंकि दबी कुचली थी
नीचे डाउन एरिया में थी, तो हल्के ही बारिश में वो पुल डूब जाया करते थे। बच्चे लोग वहाँ से पढ़ने आते थे, तो काफ़ी 2-3 दिन उनको शिक्षा में भी व्यवधान होता था, और उसको भी बनवाने का काम। त्योथर से भनिगमा, जनकहाई, केचुहा, पैरा, कुठिला रोड, इतना पैसा लगा उस रोड में, इतना पैसा लगा कि पता नहीं कहाँ से ले आकर के उन्होंने पैसा दिया। इतनी पुलिया छोटी छोटी पहाड़ से लगी हुई रोड है, दर दर पर पुलिया बनी है। महाना जैसे पुल, आए दिन वहां घटना होती थी। हमारे भतीजे की बारात धनगमा जा रही थी, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी में हम उस समय अप्सराओं की नाच होती थी, उसमें अप्सरा बैठी थी। वो बैलगाड़ी डूब गई महाना नदी में, संजो गया था, कोई जो घटना नहीं घटी। अब उनके विकास के संबंध में कितना मध्य में, मतलब चंद्रपुर में हमारे कभी भी मिडिल के अलावा, मिडिल मीन्स 8वीं तक विद्यालय थी, उसको हाई स्कूल करवाने का काम भी रमाकांत तिवारी जी ने किया। तो पश्चिमांचल क्षेत्र का जो भी आज दिनांक तक विकास हुआ है, वो पूर्व नेता पूज्य रमाकांत तिवारी जी की देन है। और मैं तो समझता हूँ कि उनके विषय में जो चर्चा की जाए वो कम है। वो तो विकास पुरुष थे, वो देवता पुरुष थे, और उनने जो त्योथर के लिए किया वो ऐतिहासिक था। आज भी अपन समझते हैं कि ऐसा जननायक नेता मिल पाना बहुत कठिन है। काम तो कभी पूरा होता नहीं, जितना काम हो जाए उसमें थोड़ा कमी रह जाती है, उसको फिर से करना ही पड़ता है। और सड़कें बनती हैं फिर उखड़ती भी रहती हैं, तो उसकी रिपेयरिंग तो अति आवश्यक है और हमेशा ही करते रहना पड़ता है। हाँ, और जिस सड़क की रिपेयरिंग नहीं हुई तो थोड़े दिन में समाप्त हो जाती है। तो इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस त्योथर तहसील में आज हम देख रहे हैं सामने फर्स्ट क्लास जो रोडें हैं, त्योथर से लेकर के इधर शंकरगढ़ यूपी के बॉर्डर तक फर्स्ट क्लास हाईवे रोड बिल्कुल बनी हुई है। उन्हीं की सब देन है कि आज बन करके रेडी तैयार हो गई है। और इसी तरह हर एक गांवों में सुचारू ढंग से बढ़िया रोड की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, जहां नहीं हुई हैं वहां हो भी रही हैं। और उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा कार्य उनका रहा, जो है सराहनीय कार्य था। सुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये पूरी ताकत मेरे कंधे पर रख देते हैं और मैं पूरी ताकत लगाकर उस क्षेत्र में उनका काम करता हूँ। हमारे यहाँ पावर हाउस नहीं थे पहले। हमारे यहाँ पश्चिमांचल क्षेत्र में विद्युत सप्लाई जो होती थी वो त्योथर से होती थी, और त्योथर से यहाँ से लेके घटेहा तक त्योथर से बिजली सप्लाई होती थी। अगर कहीं इंड में फॉल्ट हो गया तो पूरा फीडर बंद हो जाता था। उसके लिए माननीय तिवारी जी ने वो प्रयास करके चंद्रपुर में पावर हाउस का निर्माण करवा के उनको 2 भाग में बांट के और पश्चिमांचल को इतना अच्छा लाइट के विषय में मजबूत किया, जिससे कि किसानों के चेहरे पे इतनी खुशी की लहर छाई। ऐसे ही उन्होंने एक पावर हाउस का निर्माण गढ़ी में करवाया। बिल की एक समस्या आती थी कि इस गांव में इस ट्रांसफार्मर में इतने % बिल बकाया है, 50% जब तक बिल नहीं भरा जाएगा तब तक हम ट्रांसफार्मर नहीं बदलेंगे। तो एक आध बार उन्होंने लोगों को कहा कि भाई कुछ जमा कराइए। किसान जो कुछ कर पाते थे नहीं कर पाते थे। मेरे ख्याल से उसमें उनको बाबूजी को सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने कलेक्टर से और कई अधिकारियों से ये पूछा था कि क्या ये बिजली का बिल जो किसानों का बकाया है वो मेरे विधायक निधि से भी दिया जा सकता है क्या? अगर दिया जा सकता है तो मैं देने के लिए सहज तैयार हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह का विकास ही है। जहाँ फसलें सूख रही हैं, ट्रांसफार्मर जल गए हैं। वो कहने पर एक बार यहीं बैठे थे और सब ने कहा कि यहाँ से लाइट चली गई, कोई कार्यक्रम था, लाइट चली गई, तो उन्होंने कहा कि भाई फ्यूज जुड़ गया है, कोई जोड़ो। तो कहे यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है फ्यूज जोड़ना। तो उन्होंने कहा एक बार जोड़ो, दोबारा नहीं जोड़ना पड़ेगा, हम यहाँ खुद लाइट ले आ देंगे। और वही बात से उन्होंने यहाँ 100 HP का ट्रांसफार्मर दिया और हैंडपंप मंदिर में दिया, धर्मशाला पुजेरी कक्ष दिया। यहाँ तो उन्होंने बहुत अच्छा काम। यहाँ उनके नाम के लोग माला जपते। जैसे उनसे लोग कभी याद है लोग कहें यात्री प्रतीक्षालय, ये सारी चीजें, तो वो कहते थे कि देखो यात्री प्रतीक्षालय भी जरूरी है, लेकिन जब बाकी दूसरे काम सारे हो गए हो तब।
यात्री प्रतीक्षालय की आवश्यकता तब है जब हम गांवों में पानी की भरपूर व्यवस्था कर दें, हम हर घर में बिजली पहुंचा दें, हर जगह सड़क, रोड, बिजली, नाली की व्यवस्था कर दें। तो अगर पैसा बचता है विधायक निधि से तो फिर यात्री प्रतीक्षालय भी बनवाया जा सकता है। लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता बिजली, पानी था, रोड, सड़क। क्षेत्र को सिंचित बनाने की रार ठानी थी बाबूजी ने। सदियों तक वही जलधारा बहती रहेगी खेतों में, यूं ही नहीं सब बाबूजी कहते थे। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने हरित क्रांति के लिए अग्रसर किया और आज काफ़ी हद तक उन्होंने सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया है। रीवा में वेटनरी कॉलेज, जब वो पशुपालन मंत्री थे, उन्होंने यहाँ स्थापित करवाया और आज रीवा को वेटनरी कॉलेज के रूप में एक बहुत बड़ा संसाधन मिला है इस क्षेत्र के विकास के लिए, किसानों की उन्नति के लिए और गांव गरीब के प्रति, किसानों के प्रति तिवारी जी जैसा संवेदनशील राजनीतिक नेतृत्व अगर हो तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं और परिवर्तन होता है। जैसा कि आपन विपक्ष में रह के चाहते थे, वैसा ही श्री राज सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे क्षेत्र में नहरों का विकास, तो कहीं तो खुदाई शुरू है और मंजूरी तो सब जगह की हो चुकी है और करीब करीब नहरें तैयारी की स्थिति में है। कहीं कहीं पानी भी खेतों में पहुंच गया है लोगों के। हाँ, और जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां खुदाई शुरू हुए और निश्चित रूप से 2-3-4 महीने के अंदर ही हर पूरा क्षेत्र सिंचाई युक्त हो जाएगा। कई वर्षों से मैं लगातार यहाँ पानी ले आने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक बहुत नजदीक तो पहुँच चुका है। उन विचारों पे मैं बिल्कुल नजदीक में पहुँच चुका हूँ। अब जल्दी ही इस एक नहर का सूत्रपात यहाँ धुमा कटरा की तरफ होगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। पूरी ताकत हमारी लगी हुई है कि इस क्षेत्र को जब तक सिंचित नहीं बनाएंगे, ये क्षेत्र सिंचित हो जाने पर कश्मीर का टुकड़ा बन जाएगा। वो एक शब्द कहा करते, हरित क्रांति, न जाने कहां से वो याद कर लिए थे, हरित क्रांति। लेकिन हरित क्रांति चाहिए थे, पंजाब जैसा हरित क्रांति मैं चाहता हूँ मसूदा। और अब उसी की देन है कि आज पूरे क्षेत्र में जो है नहरों का जाल बिछ गया है। इधर तो सिंचाई भी होने लगी, तमस के पूरब। अभी पश्चिम में बहुत बड़ी योजना है, वहाँ से पूरा त्योंथर तहसील और जवा तहसील उससे सिंचित होगी। नहरों का काम प्रगति पर है और धीरे धीरे पानी आ जाएगा। पूरा इलाका हरित क्रांति, जैसे उनकी कल्पना थी हरित क्रांति की, हरित क्रांति हो जाएगी। मिनी बाणसागर योजना के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और सच पूछिए तो ये केवल उनका योगदान है। कई जगह तो वो अपने रहते उसको शुरू करवा के गए, उसका निर्माण हो गया। कई जगह उन्होंने जो अब काम हो रहा है तो उन्होंने उस काम को इतनी गति दे दी थी और उसको इतना आगे बढ़ा दिया था कि वो होना ही था और आज हो रहा है। कुछ घंटों के लिए मंत्री के रूप में वो पहली बार जब चाक घाट आए, उसी दिन उनको डभौरा से फिर वापस जाना था। इत्तेफाक कि उनके कार में मैं ही बगल में बैठ गया। रास्ते में हमने कहा कि बाबूजी चाक घाट का अब जल्दी से का शहर बना दे। हम सुना है कि मुलायम सिंह के गांव जौन है, गांव से सफाई शहर हो गया। तो कहीं मुन्ना लाल मैं वही काम करूंगा, एक काम ऐसा करूंगा कि जिससे पूरा नगर ये चाहे तो जितना बड़ा शहर होना हो जाए। हम कहा का करबे बाबूजी, तो कहीं कि हम हिया पूरे चारों कहती नहर दौड़ाऊ और जब नहर में उपज होए और उपज के पैसा कहाँ जाए, यही चाक घाट मार्केट में जाए। आज उस नहर की वजह से चाक घाट में इतनी संपन्नता है कि जहाँ बिक्की नहीं बिकती थी, आज वहाँ बिलेरो कार और ट्रैक्टर हर किसान खरीदे हुए है। त्योंथर विधानसभा क्षेत्र का जो पूर्वांचल है, नहर की सुविधा नहीं थी।
आज आप देखते होंगे आपके ही गांव में, बड़ा गांव में, उसके पहले तो नहर नहीं थी। अभी ये जो मिनी बाणसागर के पहले क्या थी, नहर नहीं थी ना। इसके लिए उन्होंने, पता नहीं, उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी, मुझे याद है खूब पत्राचार, वो कम समय रही, फिर बीच में एक बाबूलाल गौर जी बने, लगातार पत्राचार करते रहे। फिर जब शिवराज सिंह चौहान जी बने, हालांकि फाइलें सचिवालय में आने जाने में, चिट्ठी पत्री लिखने में, बजट दिलाने में, ये सब प्रक्रिया में था। शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने, बाबूजी भी उनके साथ मंत्री थे, तो उस समय इन सब कामों को ज्यादा गति मिली। और आज उसका परिणाम हमारे आपके सामने है कि हमारा त्योंथर लगभग 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम त्योंथर सिंचित है। जहां नहीं है वहां काम चल रहा है, नहरों में तेजी से काम चल रहा है। मिनी बाणसागर किसी न किसी रूप में सिंचाई के लिए खूब सारे संसाधन किसी न किसी तरीके से हमारे आपके सामने हैं, नहीं है तो आएंगे। वो उनको भूख बहुत पर्याप्त लगती थी। अब भूख लगने के साथ साथ वो कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहते थे। बिल्कुल सिंपल, एकदम ग्रामीण व्यवस्था, एकदम प्रकृति से जुड़ी नज़दीकता के साथ। आर्टिफिशियलिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सिंगल थाली में सब्जी, उसी में सब्जी डाल दें, वो बढ़िया मोटी मोटी रोटी, तवा की सेंकी हुई, माने चूल्हा की सेंकी हुई रोटी, जेल के हाउक के घी हाउकिन के खा रहे हैं, कहा भाई तेरा हाउक के खाओ, हाउक है। कटोरी के पहले घी खाते नहीं रहे। और हमहू को ही मेरे घी मिले, गरम रोटी में नहीं जकड़े, खाना पीना खाए के मैंने मस्त बस फिर चलते, फिर दिन भर बागा क्षेत्र में। तो बड़ा ही सादा जीवन। जब पश्चिमी क्षेत्र का दौरा करते थे तो सुबह हमको फ़ोन लगा देते थे कि चंद्रनारायण भाई, कलेवा आपके यहाँ खाना है। ठीक भैया, आइए आप। तो कलेवा में और हथपोई रोटी, भरता और ताज़ा घी, उसी दिन का नेवना मरवा करके हम लोग ताज़ा घी देते थे, बासी घी नहीं, डिब्बा में रखा हुआ, तत्काल चुकिया में खरवा करके। हमारी माता जी जो है कि यार रमाकांत आ रहा है, उसके लिए हम नेवना खराए रहे हैं। तो 100 ग्राम 200 ग्राम पाव भर घी खा जाते। जब वो स्वास्थ्य थे, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा था, तो एक एक पाव घी हम उनको खिलाए हैं। और ना नहीं बोलते थे कि आर नुकसान करी। मान लो हम अपन के कम उम्र है, थोड़ा खाना बनावे में मने लेट हुए, तो खुद ही चढ़ा दे, बटुई चढ़ा दे, अब भिंडी के रसेदार सब्जी बना दे। अब आप कल्पना कर लो, भिंडी की रसेदार सब्जी, भिंडी के रसेदार सब्जी बना ले, फिर कहा नहीं खा, अच्छी सब्जी है ये। कही अरे भिंडी की सब्जी रसेदार, अरे कहीं तो नहीं समझते आए, भिंडी में बहुत ताकत होती। देखा या मैंने गड्ढी हो गया ना, कहनी ताकत की चीज़ है, इसको खाओ। तो कभी कभी वो भिंडी की सब्जी रसेदार बना देते थे। यहाँ नहीं, आज हम बनोगे करम रोटी। जैसे मान ले भूख लगी आवे, या रोटी मान ले 4 ठे बची, तो फिर उठा तवा में घी डाल दें। अब वह जो रोटी मान लीजिए दोपहर की रोटी है, इनको 6 बजे भूख लगाई, तो तवा में घी डाल दें और वहीं में रोटी धाई दें। अब फिर उसका चिमटा से गोदा लाग, चिमटा से गोद दें, माने उसमें छेद बना दें। जौने घी जौन है तो पूरे रोटी में बेच जाए। फिर पल्ला पलट दें और घी डाल दें। अब फिर नून मिस के खाए लगा। बाबूजी महीने 2 महीने 3 महीने में वो लोगों से मिलने जाते थे। कोई काम ना हो तब भी, चलो राजनाथ सिंह जी से मिलाते हैं, जोशी जी से मिलाते हैं। एक बार वो दिल्ली गए, मध्य प्रदेश भवन में रुके थे, मैं उनके साथ था। तो जोशी जी के यहाँ मोस्टली
उनके लैंडलाइन में फ़ोन लगा के बताना पड़ता था कि ये आए हैं और मिलना चाहते हैं। फिर वहाँ से फ़ोन आता था कि इतने बजे आ जाओ, तो हम लोग मिलने जाते थे, भेंट होती थी। उस बार गए 3 दिन रुकना पड़ा और वहाँ हम लोगों ने नाम नोट कराया तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आया मिलने का। कोई सांसदों की एक कमेटी बनी थी किसी जांच के लिए, ये कोयला घोटाला या 2G 3G स्पेक्ट्रम का घोटाले में। जोशी जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। देर तक सदन चलता था, उसको लेके बहुत सारी बैठकें होती रहती थी लोकसभा में। तो वो सुबह जल्दी जाते थे, शाम को देर से आते थे, इस वजह से भेंट नहीं हो पा रही थी। एक दिन बाबूजी बोले कि ये ना बुलाएंगे तब भी हम जाएंगे मिलने उनसे। हम लोग गए। दिल्ली में उनका पार्लियामेंट से नजदीक में ही बंगला है, 6 रायसीना रोड। बाबूजी गए और उनके यहाँ मोस्टली जो गार्ड होता है वो CISF CRPF के लोग होते हैं। अब वो नहीं पहचानते थे। उनको तो ये है कि जो लिस्ट में नाम बाहर लिखा हुआ है उसमें अगर आपका है तो आप अंदर जाओ, अदरवाइज मत जाओ। तो चूंकि डॉक्टर जोशी जिससे बाबूजी की बड़ी नजदीकी थी, उनका पूरा स्टाफ उनको पहचानता था, तो उन्होंने मोबाइल से फोन लगवाया अंदर कि बता दो मैं खड़ा हूं और मुझे मिलना है। तो जिन सज्जन ने अंदर फोन उठाया बंगले में, तो उन्होंने कहा कि आप लेट हो गए, थोड़ी देर पहले आते तो संभव था गाड़ी बैठते बैठते वो आपको देख लेते, 2 मिनट बात कर लेते। अब तो गाड़ी में बैठ चुके हैं और वो निकलने वाले हैं, अभी वो तुरंत निकलने वाले हैं और संभव नहीं भेंट। ये कहते कहते हम लोग गार्ड से बात कर रहे थे मोबाइल से, बड़ा वाला गेट खुला और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का 10-12 गाड़ियों का काफिला बंगले के अंदर से निकला। बाबूजी ने तो नहीं देखा उनको, उन्होंने देख लिया। तो अपने बंगले के सामने पूरी गाड़ियां लाइन से खड़ी हो गई। तब तक हम लोग नहीं समझ पाए। फिर एक गार्ड आया, बाबूजी को बोला कि साहब बुला रहे। बाबूजी उनके पास गए, बोले बाहर क्यों खड़े हो? तो उन्होंने कहा आपसे मिलने के लिए परेशान हूँ, 3 दिन से आया हूँ, आप बुला नहीं रहे हैं। बोले यार सुबह 7 बजे चला जाता हूँ, रात को 11 बजे आता हूँ, कैसे मिल लूँ? चलो बैठो गाड़ी में, चलते चलते पार्लियामेंट तक बात करेंगे, फिर तुम्हें दोबारा छोड़ देंगे। साथ में लेके गए। मैं वहीं इंतजार करता रहा उनका। फिर एक गाड़ी आई, उनको छोड़ी, फिर हम लोग मध्य प्रदेश भर लौटे। इस तरह से लोगों का उनका अटैचमेंट था। अब जब वो विधानसभा में चुन के आए, हम भी चुन के गए, वो मंत्री हो गए, हम विधायक थे। एक ही दल से दोनों थे 2003 में। तो शुरू में जब मंत्री हुए, कई विभाग उनको आया। तो जब विधानसभा में बोलते थे, वो संस्कृत शब्दों का या संस्कृत के ज़्यादा प्रयोग करते थे संस्कृत का। और उसमें जो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो विद्वता है वो झलकती थी कि संस्कृत के बारे में उनको काफ़ी ज्ञान है, जिस कारण से संस्कृत में भी कई बार वो भाषण विधानसभा में करते थे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं गोरी ढूंढन गया रहा किनारे बैठ। अगर उपाय खोजा जाए तो उपाय हर चीज का उपाय हुआ करता है, मेरे विचार से। बोलते गजब थे विधानसभा में। अब विधानसभा में जब कोई बोलते थे संस्कृत के श्लोक बोलते थे, बस हो गया, लोग समझ ही नहीं पाते थे। कहीं इस वेद का, कहीं अभिज्ञान शाकुंतलम का, कहीं 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 श्लोक बोल देते, बड़ा सटीक उदाहरण देते थे। भाई इनके इसी श्लोक के कारण उमा भारती को मुख्यमंत्री बनना था। मैं खुद था पार्टी कार्यालय में, तो उमा भारती ने इनसे पूछा कि तिवारी जी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? उन्होंने कहा मैं साहित्य रत्न हूं, जो MA के समकक्ष होती है। साहित्य रत्न जो है डिग्री है MA के समकक्ष होती है। इनको इसीलिए उसने ऑल एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको दे दिया। मुझे वाकया याद है, लाल घाटी में एक कार्यक्रम था भोपाल में, मंत्री बनने के 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद एक कार्यक्रम था। इतना गजब का इन्होंने भाषण दिया, इतना इस श्लोकों से उदाहरण दिया, सिक्के पर तो था कि पत्रकार इनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तिवारी जी इसको फिर बोलिए, इसको मैं लिख नहीं पाया इस श्लोक को। अब उस समय मिनिस्टर थे, कहीं मिनिस्टर को इतना फुर्सत नहीं होती, लेकिन उन्होंने टाइम दिया, उनको लिखाया। इस प्रकार इनके जो स्पीच थे, जब इनका प्रश्न फंस जाता था तो फिर समझ लीजिए कि मंत्री जी की फिर कवायद होने लगती थी।
जनरली मुझे याद है कभी कभी ऐसे प्रश्न फंसा करते थे, फिर ये भाजपा में भी आ गए थे। कभी कभी इनके प्रश्न ऐसे फंस जाते थे कि मुझे स्मरण है कि राहुल जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे वो इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि तिवारी जी इस प्रश्न में थोड़ा कंसीडर करिएगा। वहाँ सदन में कैसे कोई कंसीडर होगा? सदन में कैसे कंसीडर किया जा सकता है? कोई प्रश्न लगाएगा तो विधायक निकम्मा न कहलाएगा कि प्रश्न लगा हो, पटल पे आया हो और बहस करने से मुकर जाए। विधानसभा में कई बार जब उनसे बैठक होती थी, हम सब विधायक रीवा के मिलते थे, उस समय वो पशु चिकित्सा मंत्री हो गए थे। उनके मन की एक प्रबल इच्छा थी कि यहाँ पर भी भुजगरी का महाविद्यालय खुल जाए। उसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से मिले और यहाँ पर रीवा में जो भुजगरी कॉलेज की सौगात है वो केवल और केवल किसी को श्रेय है, हमारे भैया रमाकांत जी को है। और वो भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि किसी ने शादी विवाह में उनको निमंत्रण नहीं दिया है और उनको ये पता चल जाता था कि फला के यहाँ लड़की की शादी है, तो बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाते थे। तो उसमें सामने वाले को लगता था कि हमने को भूल हुई थी, इनको देना चाहिए। मतलब ये उनकी एक सहजता थी, कोई जरूरत उनकी नहीं थी कि बिना निमंत्रण के भी किसी के घर चले गए। ये उनकी सहजता थी कि किसी की बच्ची की शादी हो रही है तो उसमें हमको शरीक होना चाहिए, उसके दरवाजे की व्यवस्था देखनी चाहिए और जो भी बन पड़ता है वो सहयोग भी लोगों का करते रहे हैं। एक बार मैं उनके साथ क्षेत्र में निमंत्रण के रूप में सोनौरी से वापस आ रहा था, तो डी के पास एक आदिवासी बस्ती है, उस घर में उनका निमंत्रण नहीं था, कारण जो भी रहा हो। पर जब मुझे ये लगा, जब घर के करीब आया, वहाँ लाइट डेकोरेशन ज्यादा नहीं था, फिर भी रमाकांत तिवारी जी ने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रुकी, मैंने कहा चाचा जी निमंत्रण तो है नहीं, तो वो बड़े सहजता के साथ मुस्कुराते हुए कहे कि नेता के साथ रहे निमंत्रण नहीं देखा जाए। और जब मैं उनके साथ आधे अधूरे मन से उतर करके उस आदिवासी परिवार के बीच में संपन्न हो रहे आयोजन में गया, तो आंगन में वो बेचारा आया, आदिवासी आया और उसने अपने गमछा उनके पैरों पे रखते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, भैया परिस्थिति के कारण मैं आपको आमंत्रित नहीं कर पाया। तो उन्होंने ये सहज भाव से कहा कि कोई ये न्योता केहू से भिजवाए रहे होगा, नहीं मिल पावा तो हमें कहीं से गुजरत रहे, तो हमका यह लगा कि हम तो अपने घर के कार्यक्रम एवं हमारी भागीदारी जरूरी है। तब उनका ये वचन सुन करके मुझे ऐसा लगा था कि कितने सहज और सर्वस्पर्शी व्यक्तित्व के धनी है। कार्यकर्ताओं की सक्रियता की वजह से भारतीय जनता पार्टी और अपनी नीतियों विचारधाराओं की वजह से और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की नीतियों का प्रतिपादन समुचित ढंग से किया, इसलिए भाजपा सत्ता में आई। मैं बैठा था एक बार, तो मुझसे बुलाए और बोले कि तुम भी बैठो। कोरोना का समय चल रहा था तो बाहर निकाल लिया कुर्सी, गर्मी बहुत थी। मैंने ये कहा कि बाबूजी गर्मी बहुत पड़ रही है और आप जो है अंदर बैठ जाएं। तो मुझसे क्या बोलते हैं कि मनभाकर मैं ठंडी, गर्मी, बरसात मैं सब सहन किया हूँ और तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कि तुम भी बैठ जाओ। हमने कहा ठीक है बाबूजी, बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मनभाकर एक बात बताओ, मेरे ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है? तो मैंने कहा कि बाबूजी आप 4 बार कैबिनेट मतलब विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे, सब कुछ थे और ईमानदारी की एक मिसाल कायम आपने किया मध्य प्रदेश में, तो आपके पास तो कोई कर्जा नहीं है। अब पूर्व मंत्रियों में कोई न कोई किसी भी घोटाले में लिप्त हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि के थे, इसलिए आपके पास तो कोई वो है नहीं। ऐसा भी कोई दिन नहीं आता कि 30 से 40 लोग ना आए। ज्यादातर लोगों का काम थाना तहसील पड़ता है और बिजली। तो ईश्वर की कृपा से ये सारा काम
लगभग जितना लीगल होता है सारा का सारा काम हो जाता है। अगर काम न होता तो लोग आते क्यों? काम होता है इसलिए लोग आते हैं, उनको प्यार भी मिलता है, काम भी होता है। पूज्य तिवारी जी के बड़े सुपुत्र भाई कौशलेश तिवारी जी, जिनको तिवारी लाल जी भी क्षेत्र की जनता कहती है, हम सब कहते हैं, तिवारी लाल जी भी बड़े सहज सरल और बहुत ही उदार हृदय के व्यक्ति हैं। ये भी चूंकि तिवारी जी के कामों में इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे नहीं आने दिया। इस क्षेत्र की जनता सदैव तिवारी लाल जी को अपना असीम प्यार देती रही। उनके बच्चों में, उनके बहुओं में वो चीज़ है, और हम सभी क्षेत्रवासियों की हार्दिक इच्छाएं भी हैं कि आगे चल कर के उनको ऐसा कार्य करने के लिए मौका जनता जनार्दन को देना चाहिए। बाल बच्चे हैं तिवारी लाल वगैरह हैं, इनको भी हम लोग कहते हैं कि भाई कम से कम उनका अनुसरण करो। खैर करते हैं, ये सब बेचारी मदद करते हैं और सबके यहाँ जाते भी हैं। तिबारा ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो जब लोग उनके पास आया करते थे मदद के लिए, तो वो फोन तो करते थे यहाँ से, लेकिन उनके साथ भेजते थे। चूंकि उनके हैबिट में था, आदत में था कि टेलीफोन उस समय था नहीं तो लोगों के साथ जाना काम कराना, तो मुझे भेजा करते थे, चाहे वो जनपद का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, या फिर वो कम भोपाल कम कर दिए थे एकदम जाना, तो प्रदेश स्तर का कोई काम रहता था तो चिट्ठी यहाँ से बना के टाइप करा के लेके और मुझे भेजते थे। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाता था, शिवराज जी के पास, और लगभग मेरे जाने पर पिताजी के पत्र के बाद वो शिवराज जी उन कार्यों को करते थे। तमाम आवास योजना को हमने जुड़वाया। हैंडपंप उस समय बड़ी किल्लत थी, बहुत हैंडपंप लगे, और जो छोटी छोटी चीजें ऑफिसों में रुकी रहती थी तो मैं पत्र ले जाके पिताजी का और उसके पीछे लग के करवाता था। उनको लगा कि हम अब नहीं रहेंगे, तो उन्होंने मुझसे बिगड़ के कहा कि यार अलग मुझको ले चलो, ये तिवारी लाल हमको यहाँ से ले जाने नहीं दे रहा है और किसी भी तरह से हमको लेके चलो, हमारी जनता के पास लेके चलो। जब मैं जनता के पास पहुँचूंगा तो ऑटोमेटिक मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं, मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूं, मुझको ले चलो, नहीं लेके चलोगे मैं उठ के चल दूंगा और सब ये तार पार नोच दूंगा। मैंने तिवारी लाल जी से कहा यार एक बात के काम करो, मैं भैया कहता था, मैंने कहा भैया को यार डिस्चार्ज कराओ, डिस्चार्ज करा के ले चलो चाक घाट। संयोग से हम लोग चाक घाट लेके आए उनको, उसके बाद फिर वो ठीक हो गए और 6 महीने करीब साल भर तक ठीक रहे। हॉस्पिटल में उनको जब हम एडमिट कराए तब भी मैं उनके पास नहीं रहता था, खाली जब डॉक्टर आए दवा कराए एडमिट कराए, इसलिए नहीं रहता था कि जैसे वो हमको देखते थे कि घर ले चलो तो छोटे वाले भाई की ड्यूटी लगा देते थे कि आप रहो, हमको बता दो तो फिर कुछ देर में शायद शांत हो जाए। नहीं तो हमको जैसे देखते थे बुलवाते थे कि क्या कर रहे हो यहाँ, घर ले चलो। तो हम उनकी बात को ना भी नहीं कर पाते थे, फिर उनके नजरों से ओझल हो जाते थे। फिर छोटे वाले भाई को कार्यकर्ताओं को उनको बुलवाते थे कि आप लोग आके बैठे इनके पास, दरबार उरबार करें, कुछ तो इनका मन जो है बदला बदला सा रहे। अंतिम समय में मैंने गया था, जब गए तो बहुत भीड़ थी। जब सब हट गए तो बोले कि चाचा अब खाली स्थान है, चले आओ। गए वहाँ पर, आशीर्वाद लिए, हाल चाल पूछें, हम हो पूछा, कहीं भाई आई होगा तो पैसा लगा होई। तो हम कहें भैया व्यवहार से बड़ा पैसा क्या है, पैसा तो सारी जिंदगी मनुष्य कमाता है लेकिन हटता नहीं। इस जिंदगी के क्या भरोसा रखे, आज है कल नहीं। तो कहीं भाई बैठ गया, बगल सोफा रहा बैठ गया, पानी पिया, हाँ भैया पानी। कहीं गांव वालों के बोल दे ये क्यों हिया नहीं न अक्कल जौन बाटे हम आऊ।
इतनी बात बोली। लोगों की भीड़ काफ़ी लगी रही। कम से कम 10,000 से 12,000 लोग उनके सुबह शाम को 7 बजे ख़त्म हो रहे हैं और 11 बजे उनकी मिट्टी उठनी थी और सारे लोग साइकिल से, पैदल, ऑटो से, जिस तरह से कम से कम 1,500 साइकिल हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। और ये देख करके, ये सुन करके कहीं न कहीं शिवराज सिंह को पता चली, वो भी आए और श्रद्धांजलि दी उन्होंने। तो इस कुटिया में बाबूजी का आशीर्वाद है कि हर ऊंचा से ऊंचा व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा है। राजनाथ सिंह दादा एक बार आए, वो भी आए, तो बाबूजी से मुलाकात हुई, बस यहीं छोटे से कमरे में बैठे रहे। उस समय कैमरा वैमरा नहीं था बहुत। कभी उनके मन में भेदभाव तो था ही नहीं, वो प्रेम से अपने से उनको मिला लेते थे और उनको मना लेते थे। कभी ईर्ष्या तो उन्होंने किया नहीं कि हम इसका नुकसान कर सकते थे। ताकत थी, शरीर से बहुत ही हिष्ट पुष्ट थे, पहलवान भी थे, लेकिन उन्होंने कभी नुकसान किसी का करने का सोचा नहीं। और इस नगर के तो वरदान थे। इस नगर को उन्होंने जिस तरह पाला उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, मैंने कहा चाक घाट के पिता चले गए। बाबूजी की सांसें रुकी तो ऐसा लगा जैसे एक युग रुक गया हो। ऐसा लगा कि जैसे क्योंथर की जनता के सर से पिता का साया उठ गया हो। वो तो युग पुरुष थे। उनके जाने पर क्योंथर की जनता ने आंसुओं के साथ सिर्फ यही कहा कि नेता हो तो बाबूजी के जैसा है। और आज भी लोग बाबूजी को याद करते हुए सिर्फ यही कहते हैं कि वो तो विकास पुरुष थे। वो सच में बाबूजी थे।
सच में जननायक थे। यूं ही नहीं, सब इन्हें बाबूजी कहते थे। आप नेता नहीं, नवीन त्योंथर के पुरोधा थे। सच में आप बाबूजी थे।